बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर गुड इन हेल्थ। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बेसिक्स विद एसएम। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक बायोलॉजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में आज हम कुछ जनरल इंट्रोडक्शन को ही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। एंजाइम्स का बेसिकली ह्यूमन लाइफ में क्या रोल है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या रोल है। जैसे कि आप सब ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हर वक्त कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अब ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं बेसिकली इन्हीं का ताल्लुक जो है वो एंजाइम्स के साथ बनता है। मेटाबॉलिज्म इनके बायोकेमिकल रिएक्शंस को कलेक्टिवली कहा जाता है। यानी कि अब तक आप जो टर्म पढ़े थे कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडीज़ के अंदर, तो अब से आप उसको किस तरह से जानेंगे कि मेटाबॉलिज्म हो रही होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब यही जो मेटाबॉलिज्म है ये किसी भी लाइफ को या किसी भी एनिमल को, प्लांट को या ह्यूमन बॉडी को प्रॉपरली रन करने में, उसके अंदर की चेंजेस को मेंटेन करने में उसकी हेल्प करती है। मेटाबॉलिज्म का जो वर्ड है ये ग्रीक का वर्ड है जिसका मीनिंग है चेंज होना। तो इसके बारे में इब्न नफीस जो हैं उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स आर ऑलवेज अंडरगोइंग चेंज। तो यानी कि कोई भी टाइम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऐसा नहीं है जब उसके बॉडी के अंदर चेंजेस ना हो रही हों। और वो चेंजेस किस वजह से हो रही हैं? वो हो रही हैं ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है ये भी आगे आप फर्दर देखेंगे कि इट इज़ बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। दो तरह का मेटाबॉलिज्म है। वन टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म एंड द अदर टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज़ में इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है। सो शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप याद रख लीजिएगा। बेसिकली क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। नाउ एनाबॉलिज्म जो है वो ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें लार्जर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनते हैं। बहुत छोटी छोटी सी मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बना देते हैं और इसी किस्म की बायोकेमिकल रिएक्शंस को या बायोकेमिकल चेंजेस को एनाबॉलिज्म कहा जाता है। जबकि कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि कैटाबॉलिज्म में ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ दिया जाता है, ब्रेक डाउन कर दी जाती है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो बेसिकली ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एनाबॉलिज्म में लार्जर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं जबकि कैटाबॉलिज्म में लार्जर मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन हो रही है। इस एक डिफरेंस के अलावा एक और डिफरेंस भी है कि एनर्जी का क्या रोल है। एनर्जी क्योंकि ट्रांसफ़र होती है हर केमिकल रिएक्शन में, तो इसमें भी रोल प्ले करेगी। एनाबॉलिज्म में बेसिकली जो एनर्जी है वो यूज़ हो रही होती है, इस्तेमाल हो रही होती है। बॉडी की जो भी एनर्जी है उसको एनाबॉलिज्म के दौरान यूज़ किया जा रहा होता है, यूटिलाइज़ किया जा रहा होता है। जबकि कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज़ कर दी जाती है। तो जैसे आपने केमिस्ट्री में एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शंस पढ़े हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से है। एनाबॉलिज्म में एनर्जी यूज़ हो जाएगी और कैटाबॉलिज्म में एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। अब इसी मेटाबॉलिज्म के दौरान डिफरेंट केमिकल्स जो हैं वो अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होते रहते हैं और इनको चेंज करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉडी के अंदर मौजूद एंजाइम्स। यस, सो एंजाइम्स की अगर आप डेफिनेशन बताना चाहें तो आप ये कह सकते हैं दैट दीज आर सर्टन बायोकैटलिस्ट्स प्रेजेंट इन द लिविंग बॉडी विच हेल्प इन द स्पीड अप of any chemical reaction and which help to regulate the metabolic pathways. ऐसे बायोकैटलिस्ट्स, देखिए बायो मीन्स लाइफ एंड कैटलिस्ट्स मीन्स ऐसे सब्सटेंसेस जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं उसको स्पीड अप करने का, लेकिन उसमें उसके प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बन रहे। बस एक रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे और उसके बाद वहाँ से एज इट इज़ चले जाएंगे। जिस फॉर्म में रिएक्शन के अंदर ये एंटर होंगे उसी फॉर्म में ये रिएक्शन में से बाहर भी निकल जाएंगे। ठीक है, बेसिकली ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि किसी
किस्म के बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। तो इनकी नेचर क्या हुई, दैट दीज आर प्रोटीन इन नेचर। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान सिर्फ और सिर्फ इनका काम क्या है कि इन्होंने उस केमिकल रिएक्शन को तेज़ कर देना है। यानी सपोज करें कि आप दो तरह के रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं, एक वो रिएक्शन जिसके अंदर आपने एंजाइम्स को पुट कर दिया है और एक ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं है। तो फॉर श्योर वो रिएक्शन जहाँ पर एंजाइम्स मौजूद हैं वो टाइम से पहले ख़त्म हो जाएगा बनिस्बत उस रिएक्शन के जिसके अंदर आपने एंजाइम्स को इंडल्ज नहीं किया। यहीं से बात आ जाती है कि एंजाइम्स का जो है वो एक्ट करने का क्या तरीक़ाकार है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर एंजाइम्स जाकर एक्ट करते हैं या उस सब्सटेंस को या उस मॉलिक्यूल को स्पीड अप करके रिएक्शन को कंप्लीट करने में उनकी हेल्प करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को सबस्ट्रेट्स कहा जाता है। द मॉलिक्यूल्स एट विच द एंजाइम्स एक्ट आर कॉल्ड एज सबस्ट्रेट्स। और यही जो सबस्ट्रेट्स हैं ये एंजाइम्स के आने के बाद डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट कर दिए जाते हैं, यानी कि तोड़ दिए जाते हैं। और अब ये जो नए मॉलिक्यूल्स टूट कर बने हैं इनको क्या कह दिया जाता है, दीज आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो सबस्ट्रेट क्या हुए, वो मॉलिक्यूल्स जिन पर एंजाइम आके जुड़ गए थे। और प्रोडक्ट क्या है कि सबस्ट्रेट को उसके पार्ट्स में तोड़ देने के बाद जो मॉलिक्यूल्स बन गए हैं अब वो प्रोडक्ट कहलाएंगे। इसी के साथ जुड़ी हुई है एक एनर्जी से रिलेटेड टर्म विच इज़ कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। जहाँ कहीं भी एंजाइम्स की बात आएगी आप हमेशा एक टर्म सुनेंगे विच इज़ कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिव करना, ठीक है, एक्टिवेशन कहाँ से आ रहा है वर्ड, एक्टिव करने से। अब देखें एक बॉल पड़ी हुई है और बॉल को आपने हाथ के साथ आगे की तरफ मूव करवा दिया, अब वो आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जा रही है। लेकिन सपोज करें कि उसी बॉल को अब आपने बैट के साथ हिट कर दिया तो अब क्या होगा, अब वो डेफिनेटली बॉल बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे की तरफ जाएगी। तो इस एग्जाम्पल को देने का मकसद क्या है कि जब आपने हाथ से बॉल को आगे की तरफ किया, सपोज कर लें कि ये ऐसा रिएक्शन था जिसमें कि एंजाइम इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन जब आपने उसको बैट के साथ हिट किया तो सपोज कर लें कि बैट वो एंजाइम है और बॉल वो सबस्ट्रेट है जिस पर एंजाइम ने अब आके काम करना था। तो बैट के हिट करने की वजह से बॉल बहुत तेज़ी से मूव की, यानी कि बैट ने बॉल को एक एक्स्ट्रा एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर दी ताकि वो जल्दी से अपनी जो फाइनल डेस्टिनेशन है, फाइनल जगह है, वहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, आई होप एक्टिवेशन एनर्जी की एग्जांपल थोड़ी सी आपको क्लियर होगी होगी। ये डायग्राम में भी थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कि अगर आपने हिल टॉप से बॉल को दूसरी साइड पर फेंकना हो तो आप थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाएंगे तो उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। ऐसी एनर्जी जो ऐसी मिनिमम एनर्जी, कम से कम एनर्जी जो कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है, उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और एंजाइम्स जो हैं वो इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने में रोल प्ले करते हैं। ठीक है ना, जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतनी जल्दी रिएक्शन स्टार्ट होके अपने एंड तक पहुंच जाएगा और जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट्स बनाकर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी के बहुत से फ़ायदे हैं जो कि हम आगे चल के भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा बस उसका एक इंट्रो ले लें कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत से तरीक़ों से कम कर सकते हैं। इनमें डिफरेंट सूरत हाल है, जैसे कि सबस्ट्रेट की शेप को चेंज कर देना या जो भी जो है वो एनर्जी रिक्वायरमेंट है किसी भी रिएक्शन के स्टार्ट होने में उसको कम कर देना। इसी तरह से कुछ एंजाइम्स जो हैं वो सबस्ट्रेट्स की शेप को चेंज कर सकते हैं या उसके ऊपर मौजूद चार्ज को चेंज कर सकते हैं या डिसरप्ट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में नेक्स्ट अपने आने वाली वीडियोस में ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसी तरह से एंजाइम्स जो हैं वो सबस्ट्रेट्स को के उनकी करेक्ट ओरिएंटेशन या करेक्ट डायरेक्शन में लेके आते हैं ताकि वो बड़े आराम से रिएक्शन में हिस्सा ले सकें। जैसे कि अभी इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि नीचे जो है वो आपको दिखाया जा रहा है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन कितनी तेज़ी से या कितनी स्लोली आगे की तरफ मूव कर सकता है। और टॉप टू बॉटम आप देख सकते हैं कि फ्री एनर्जी है। अब अगर रेड लाइन को आप देखें, ये जो रेड लाइन है ये क्या शो कर रही है,
ये वो एक्टिवेशन एनर्जी है जो कि एक एंजाइम के बगैर थी, विदाउट एंजाइम। जबकि ब्लू लाइन आपको शो कर रही है कि ये वो एक्टिवेशन एनर्जी है जो कि विद एंजाइम है। ठीक है, अब आप देख लें कि कौन सी लाइन नीचे है और कौन सी लाइन ऊपर है। वेरी क्लियर, ब्लू लाइन काफ़ी नीचे है, यानी एंजाइम को यूज़ करने से एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी कम हो गई, जिसकी वजह से रिएक्शन जल्दी स्टार्ट होकर यू कैन वेरी क्लियरली सी बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया, बहुत जल्दी जो सबस्ट्रेट थे वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, आई होप एक्टिवेशन एनर्जी का थोड़ा सा ये ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन है आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से एंजाइम्स को मज़ीद जो है वो दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है इस बेसिस पर कि किस किस्म की साइट है जहाँ पर वो काम कर रहे हैं। देखिए, ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की हुई हैं, इंट्रा सेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इंट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स। इंट्रा यानी ऐसे एंजाइम्स जो कि क्या कहते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म में या ग्लाइकोलिसिस जो है वो उसके दौरान काम करने वाले एंजाइम्स जो हैं वो इंट्रासेल्यूलर एंजाइम्स होंगे, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स भी हो सकते हैं, यानी कि सेल से बाहर की तरफ जाकर काम करने वाले, जैसे कि स्टमक के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही होती है केमिकल रिएक्शंस की, वो जिस किस्म के एंजाइम्स की वजह से हो रही होती है, दे आर कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स। वेल, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दे दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगी बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो बन रही हो वो उसकी नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुँच सके। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।